हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज से हम आईसीएमआर जेआरएफ के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। आईसीएमआर का एग्जाम 31 जुलाई 2024 को रखा गया है। तो आई होप कि आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। उसी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए हम आईसीएमआर के पीवाईक्यूज देखने वाले हैं। इस सीरीज में हम एक आइडिया लेंगे डिफरेंट पीवाईक्यूज जो डिफरेंट ईयर में आए हुए हैं, उनको सॉल्व करके कि क्या मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं अपकमिंग 2024 आईसीएमआर। तो इस सीरीज में हम टॉपिक वाइज आईसीएमआर के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो आज फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम बायोकेमिस्ट्री के पीवाईक्यूज देखने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चन आईसीएमआर के ही एग्जाम से पूछे गए हैं। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ चेपिरोनिन्स। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चेपिरोनिन्स क्या है। चेपिरोनिन्स प्रोटीन्स होते हैं जो दूसरे प्रोटीन्स को फोल्ड करने में हेल्प करते हैं। मतलब ये दूसरे प्रोटीन को असिस्ट करते हैं कि वो प्रॉपरली फोल्ड हो जाए, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि प्रोटीन की फोल्डिंग इंपॉर्टेंट होती है, तभी प्रॉपर फोल्ड होने के बाद ही प्रोटीन अपने फंक्शन को गेन कर सकता है। सो ऑप्शंस है कॉन्फर्मेशन प्रिडिक्शन, सो नो। प्रोटीन फोल्डिंग, यस। कॉम्प्लेक्स एंड स्लो कन्फर्मेशन स्टेबिलिटी, नो। स्टेबिलिटी एनालिसिस, नो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में अगेन। इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन मॉडिफिकेशन दैट कैन इनिशिएट द डिग्रेडेशन ऑफ अ मॉडिफाइड प्रोटीन। तो अगर कोई प्रोटीन बायोलॉजिकल सिस्टम में कोई प्रोटीन अगर खराब हो जाता है तो उस प्रोटीन को डिग्रेड कर दिया जाता है, उसे हटा दिया जाता है। तो उसके लिए प्रॉपर एक मशीनरी होती है, प्रोटियोसोम मशीनरी होती है जिसमें प्रोटीन्स का डिग्रेडेशन होता है। तो जो प्रोटीन डिग्रेड होने वाली होती है उस प्रोटीन में कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, यानी कि वो मॉडिफिकेशन को एज अ टैग यूज करते हैं जिससे कि प्रोटीन डिग्रेड करने वाली मशीनरी उस प्रोटीन को पहचान सके। तो वो मॉडिफिकेशन होता है यूबिक्विटिनाइलेशन। तो ऑप्शन 1 सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज प्रेजेंट एट एवरी थर्ड पोजीशन इन अ कोलेजन मॉलिक्यूल। तो कोलेजन एक अगेन प्रोटीन होता है। तो कोलेजन क्या होता है, ट्रिपल हेलिक्स होता है कुछ इस तरह का। इसमें ट्रिपल हेलिक्स होता है और ये ट्रिपल हेलिक्स कुछ अमीनो एसिड से बनता है जिसमें एक्स, वाई और ग्लाइसिन। एक्स और वाई भी अमीनो एसिड है और वो अमीनो एसिड अदर देन ग्लाइसिन होते हैं, यानी ग्लाइसिन के अलावा कोई भी अमीनो एसिड एक्स की जगह पे हो सकता है और कोई भी अमीनो एसिड वाई की जगह पे हो सकता है। तो मोस्टली जो एक्स और वाई अमीनो एसिड होते हैं वो होते हैं प्रोलिन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलिन। बट ये जो थर्ड पोजीशन होती है, इस पोजीशन में हमेशा ग्लाइसिन ही होगा। तो ये इस तरह की ऐसे चेन बनाते हैं, ग्लाइसिन फिर एक्स वाई और फिर ग्लाइसिन ऐसे करके। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा थर्ड पोजीशन पे कौन सा मॉलिक्यूल होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाता है ग्लाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट ऑफ अ प्रोटीन एब्सॉर्ब यूवी लाइट एट 280 नैनोमीटर। प्रोटीन का कौन सा कंपोनेंट है जो यूवी लाइट को इस रेंज में, इस वेवलेंथ में एब्सॉर्ब करता है। ऑप्शन 1 है पेप्टाइड बॉन्ड, सुनो। क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो 190 से 220 नैनोमीटर की वेवलेंथ में एब्सॉर्बेंस शो करता है। एसएच ग्रुप ऑफ सिस्टीन, नो। इमिडाजोल ग्रुप ऑफ ट्रिप्टोफैन, सुनो। इमिडाजोल ग्रुप जो होता है वो ट्रिप्टोफैन में नहीं, हिस्टिडीन में प्रेजेंट होता है। इंडोल ग्रुप ऑफ ट्रिप्टोफैन, यस, ये हमारा करेक्ट आंसर है क्योंकि ट्रिप्टोफैन में इंडोल ग्रुप होता है और वही रिस्पॉन्सिबल होता है 280 नैनोमीटर में यूवी लाइट को एब्सॉर्ब करने के लिए। तो करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम पार्टिसिपेट इन बोथ सिट्रिक एसिड साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कौन सा ऐसा एंजाइम है इन गिवन ऑप्शन में से जो सिट्रिक एसिड साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दोनों में ही पार्टिसिपेट करता है। सो इसके लिए हमें सिट्रिक एसिड साइकिल पता होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं और किस तरीके से ये प्रोसेस होती है।
तो अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इसका करेक्ट आंसर है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज. नेक्स्ट, each turn of alpha helix in secondary structure of a protein contain. ये अल्फा हेलिक्स होता है कुछ इस तरीके से, और ये अल्फा हेलिक्स देखिए इस तरीके से यहाँ से टर्न ले रहा है, यहाँ से ये इस तरह की डायरेक्शन में मुड़ जा रहा है. तो एक टर्न लेने में कितने अमीनो एसिड इसमें प्रेजेंट होते हैं वो पूछा गया है. तो टोटल होते हैं 3.6 अमीनो एसिड एक टर्न में. देन nucleotide bases and aromatic amino acid absorb light respectively at. न्यूक्लियोटाइड बेसिस यानी कि डीएनए की बात की जा रही है, एरोमेटिक अमीनो एसिड यानी प्रोटीन्स की बात की जा रही है, प्रोटीन में जो अमीनो एसिड होते हैं. तो न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो होते हैं वो 260 नैनोमीटर पे एब्सॉर्ब करते हैं लाइट को, और अमीनो एसिड जो है वो 280 नैनोमीटर पे लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं. तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1. ये क्वेश्चन 2022 में आया है. अभी तक हमने 2023 के क्वेश्चंस किए थे, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 2022 के क्वेश्चंस. So 2 ice cubes are pressed over each other until they unite to form one block. यानी कि 2 आइस क्यूब्स है आपके पास, एंड इन 2 आइस क्यूब्स को आपने प्रेस किया ताकि ये एक आइस क्यूब बन जाए. The force mainly responsible for holding them together is. तो कौन सा ऐसा फोर्स होगा जो ये 2 आइस क्यूब्स को यहाँ पर होल्ड करके रख रहा है एक साथ. तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स और बॉन्ड जो होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड. तो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज all type of chemical forces are involved in an antigen antibody interaction except. एंटीजन होता है और एंटीबॉडी होती है, एंड ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं. तो इन इंटरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं और कौन सा एक फोर्स है जो इन्वॉल्व नहीं होता है. तो आपको कौन सा फोर्स इन्वॉल्व नहीं है वो आइडेंटिफाई करना है. तो देखिए, बायोलॉजिकल सिस्टम में सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड लगाता है, और हमें एंटीजन एंटीबॉडी को इंटरेक्ट करवाना होता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, परमानेंट नहीं. तो अगर इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड लग जाएगा जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, अगर ये बॉन्ड यहाँ पे इंटरेक्ट कर गया तो फिर क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी हमेशा के लिए बाइंड कर जाएंगे, और हमें हमेशा के लिए बाइंड नहीं करवाना होता है. इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड तो यहाँ पर नहीं लगने वाला है. और बाकी ये जो तीनों रिमेनिंग फोर्स होते हैं ये वीक इंटरेक्शंस होते हैं, इसलिए ये बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन के लिए. वैन डर वाल्स फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, ये तीनों प्रेजेंट होंगे. एक्सेप्ट कौन प्रेजेंट नहीं होगा, कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है. ये क्वेश्चन अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर से पूछा गया है कि गोनिडिनियम ग्रुप कौन से अमीनो एसिड में प्रेजेंट होता है. तो इट इज प्रेजेंट इन आर्जिनिन. Next question, which component of protein absorb UV light at 280 नैनोमीटर. तो आपने नोटिस किया होगा कि एब्सॉर्बेंस से क्वेश्चन 2023 में भी आया था एंड इसमें 2022 में भी आ रहा है, यानी ये एक इम्पोर्टेंट एरिया हो जाता है जो बायोकेमिस्ट्री से कवर करना चाहिए आईसीएमआर एग्जाम के लिए. ये क्वेश्चन रिपीट है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो 2023 में भी हमने इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया है. अगर हम देखें तो ये वाला क्वेश्चन देखिए 2023 में पूछा गया था, यूवी लाइट की एब्सॉर्बेंस 280 नैनोमीटर में, और इसका आंसर था इंडोल ग्रुप ऑफ ट्रिप्टोफैन. और अभी जो हमारा क्वेश्चन है उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये एक रिपीट क्वेश्चन है. इसका आंसर है इंडोल ग्रुप ऑफ ट्रिप्टोफैन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर पोरफायरिन सिंथेसिस. पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होती है हीमोग्लोबिन में, और हीमोग्लोबिन के भी जो हीम पार्ट होता है उसमें पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होती है. सो पोरफायरिन की सिंथेसिस के लिए कौन से मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है. सो आंसर इज ग्लाइसिन, ग्लाइसिन की जरूरत पड़ती है. Which of the following method cannot be used to determine the 3-dimensional structure of a protein. इनमें से कौन सी ऐसी टेक्निक है जो हम प्रोटीन के 3 डायमेंशनल को पता करने के लिए यूज
नहीं कर सकते, कैन नॉट बी यूज लिखा हुआ है। एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी को 3 डायमेंशनल स्टडी के लिए यूज किया जाता है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस को भी यूज करते हैं। कायरो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को भी यूज करते हैं। सिर्फ रामाचंद्रन प्लॉट है जिसको हम प्रोटीन की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए यूज नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? आपने रामाचंद्रन प्लॉट कहीं तो पढ़ा होगा। तो हम रामाचंद्रन प्लॉट को पढ़ते हैं प्रोटीन में जब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो रामाचंद्रन प्लॉट को हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, नॉट टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ वन। नेक्स्ट, pyridoxal phosphate is used as a coenzyme in various biological reactions, heat transfer। तो ये क्वेश्चन है विटामिन से। तो विटामिन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है आईसीएमआर एग्जाम के लिए? तो विटामिन के नेम्स, फिर उनके क्या क्या कोएंजाइम्स होते हैं, देन वो कौन से ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं, एंड उनसे होने वाली डेफिशिएंसीज। ये 4 पॉइंट है जो विटामिन के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंस हो सकते हैं आईसीएमआर एग्जाम के लिए। विटामिन B6 होता है जिसको हम पायरिडॉक्सिन भी बोलते हैं, और इसका कोएंजाइम होता है पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। ये इसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। एंड ये कौन से ग्रुप को ट्रांसफर करता है? तो इट ट्रांसफर्स अमीनो ग्रुप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है अमीनो ग्रुप, क्योंकि ये ट्रांसफर करता है अमीनो ग्रुप को। और अगर हम डेफिशिएंसी की बात करें तो अगर विटामिन B6 की कमी हो जाती है तो आपको हो सकता है माइक्रोसिस्टिक एनीमिया। तो ये तो हो गया एक विटामिन के बारे में। ऐसे ही टोटल जितने विटामिन है उन सभी विटामिन का आपको एक लिस्ट बना लेना चाहिए ताकि आप एग्जाम टाइम पर उसको रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड डू नॉट हैव एरोमेटिक रिंग। तो अगेन ये क्वेश्चन आ जाता है अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में कि कौन सा अमीनो एसिड है जिसके पास एरोमेटिक रिंग नहीं होती। और एरोमेटिक रिंग होती है एरोमेटिक अमीनो एसिड में। तो देखिए, ट्रिप्टोफैन एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है, टायरोसिन एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है, और हिस्टिडीन एरोमेटिक अमीनो एसिड नहीं होता है, ये एलिफेटिक अमीनो एसिड होता है, बट इसके पास एरोमेटिक रिंग होती है और उस रिंग का नाम होता है इमिडाजोल रिंग। एक प्रोलीन ही ऐसा अमीनो एसिड है जिसके पास कोई भी एरोमेटिक रिंग नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, प्रोलीन। विटामिन B12 deficiency can be diagnosed by urinary excretion of। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो यूरिनरी एक्सक्रीशन के थ्रू उसको डायग्नोस किया जा सकता है। तो कैसे डायग्नोस किया जा सकता है? हम डायग्नोस कर सकते हैं बाय मिथाइल मेनोलेट। अगर मिथाइल मेनोलेट यूरिनरी पाया जाता है तो इट मीन्स कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। तो ऑप्शन इज, सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड ऑप्शन।